हेलो बच्चों, डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए ये मेरी पहली क्लास है और आज के इस क्लास में मैं आपको साइंस के टॉप 20 क्वेश्चंस को कराने वाला हूं। और फ्रेंड्स, ये जो सारे प्रश्न हैं आपके लिए मोस्ट वीवीआई रहने वाले हैं, तो सभी प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा और अगर आपको याद रहे तो आंसर करने का भी प्रयास कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। ये रहा आपके स्क्रीन पे प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी कि एक जो प्लेन मिरर है वो किस टाइप के इमेज का फॉर्मेशन करता है। याद होगा क्लास टेंथ में आपने ये मिरर वाले चैप्टर में पढ़ा था, प्रकाश के परावर्तन और परावर्तन यानी प्रकाश नामक यानी लाइट चैप्टर में आपने पढ़ा है। तो ये प्रॉपर्टीज बता रही है कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, यानी कि जो इमेज का जो फॉर्मेशन करता है समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर, वो कैसा होता है। ऑप्शन देखिए, वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, यानी कि वास्तविक या काल्पनिक दोनों करता है या इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप लोगों को अगर पता रहे तो नीचे जो कमेंट सेक्शन है जरूर से जरूर अपना जो रिव्यू है दीजिएगा और इस सेशन को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि मैं आपकी डीएलएड की तैयारी करा सकूं एंट्रेंस एग्जामिनेशन की और आपको अच्छे कॉलेजेस मिल सकें। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो बिल्कुल ऑप्शन भी आपका इसका सही जवाब हो जाएगा, काल्पनिक होता है, यानी कि वर्चुअल होता है, जिसे आप आभासी के नाम से भी जानते हैं। इमेज का फॉर्मेशन दो तरह का होता है, एक वास्तविक इमेज होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, और एक काल्पनिक प्रतिबिंब। तो ये जो समतल दर्पण है, समतल दर्पण ये ऑलवेज क्या करता है? तो काल्पनिक यानी कि वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए रहेगा। और हाँ, कुछ समतल दर्पण की और भी कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि समतल दर्पण जो होता है, जैसे मैं हूं, अगर हम लोग जो जनरली जो हम लोग दर्पण में अपना फेस देखते हैं, अगर उसमें हम लोग देखेंगे तो जितने बड़े आकार को, वो तो समतल दर्पण है ना, समतल दर्पण को आप इस तरह से डिनोट करते हैं, याद होगा समतल दर्पण, याद है जी ऐसे। तो समतल दर्पण हो गया, तो जितना बड़ा वस्तु रहता है उतना बड़ा ही उसका इमेज भी बनता है। और क्या है कि सीधा बनता है, वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या बनता है? सीधा बनता है। अगर हम लोग सीधा है तो सीधा है। हाँ, एक होता है 500 परिवर्तन होता है उसमें, यानी कि उसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में लैटरल इन्वर्जन। तो लैटरल, जैसे हम लोग आर इस तरह से, मान लीजिए हम लोग के जीवन में आर हम लोग लिखते हैं तो आर इस तरह से लिखते हैं, जब हम लोग समतल दर्पण में इसी आर को देखेंगे तो कुछ इस तरह का दिखाई देता है कि नहीं? तो ये आपको ध्यान देना होगा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। काल्पनिक जिसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, काल्पनिक को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और समतल दर्पण हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा इमेज बनाता है। समतल दर्पण जितना वस्तु का आकार रहता है उतना ही बनाता है। और हाँ, बिहाइंड द मिरर इमेज का फॉर्मेशन करता है, यानी कि दर्पण के पीछे जो होता है इसमें इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो ये टर्म्स आपको याद रखना है, समझना होगा। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न के ऊपर। और इस तरह से आपके उत्तल दर्पण का भी अवतल दर्पण का भी कंसेप्ट आपको होने चाहिए। ऐसे हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को करेंगे जिससे कि आपका पीछे का जो भूला हुआ मेमोरी है उसे आप फिर से एक बार रिवाइज करें और वो आपके कंट्रोल में आ जाए। चलिए सेकंड नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा जो प्रश्न है कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम बतलाना है भैया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और सिंपल प्रश्न है, बताइए सभी लोग। तो इसका सही जवाब मुझे उम्मीद है कि जो बच्चा नहीं भी पढ़ रहा होगा ना वो भी बता देगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम हैं। ठीक है, याद है प्रकाश के परावर्तन के देयर आर 2 लॉज ऑफ लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला क्या होता है? आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण सभी जो होते हैं एक ही समतल पे क्या होते हैं? आपतन बिंदु पे ही आकर क्या होते हैं? तो फॉल करते हैं, ये होता है। दूसरा जो होता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। आपने पढ़ा है भाई, ये सारे कंसेप्ट आपको पढ़े हुए हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में बात की जा रही है, तो याद रखिएगा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम, देयर आर 2 लॉज ऑफ लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? फिर बढ़ते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। ये सारे प्रश्न डीएलएड के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर भी मैं कराऊंगा आपको, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा। तीसरा प्रश्न देखिए आप, प्रश्न क्या कहता है? देखिए प्रश्न आपको दिख रहा होगा, प्रश्न कीजिए आप। क्या प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब, अभी मैंने आपको काल्पनिक और वास्तविक का मतलब सिखाया था, तो बतलाना है यहाँ पर जिसे आप वास्तविक है यानी कि रियल इमेज का फॉर्मेशन है। तो किस दर्पण द्वारा रियल इमेज बनता है? तो याद रखिएगा आपने ये जो है इस तरह का सिंपल सा एक तरीका मैं आपको बतलाता हूँ। ये इस तरह से अगर इधर से लाइट जाए, इधर पेंटेड रहे, तो इसे कौन सा मिरर कहेंगे?
कौन सा मिरर करेंगे बताइएगा। और निम्नलिखित में से प्रश्न हमारा है कि किस दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो अब ऐसा याद रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, समतल दर्पण कैसा बनाता है भैया, समतल दर्पण हमेशा बनाता है आभासी। आभासी जिसे मैंने अभी आपको क्या क्या बताया था, आभासी मतलब वास्तविक और काल्पनिक, यानी कि आभासी का मतलब होता है काल्पनिक भी। तो आभासी कहिए या काल्पनिक कहिए, तो ये बनाता है कौन, ये आपका बनाता है काल्पनिक, यानी कि काल्पनिक जिसे आप कहते हैं, ये बनाता है आपका समतल दर्पण। लेकिन अवतल दर्पण में आपका क्या होता है, वास्तविक इमेज का भी फॉर्मेशन होता है, यानी कि रियल इमेज जिसे आप पर्दे पर उतार सकते हैं, याद रखिएगा। और उत्तल दर्पण में भी हमेशा क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब ही देखने को मिलता है। यानी कि उत्तल दर्पण यानी कि जो कन्वेक्स मिरर है उसमें भी आपके जो होते हैं वो वर्चुअल इमेज का इंफॉर्मेशन होता है। जो आपका प्लेन मिरर है उसमें भी हमेशा वर्चुअल इमेज का, लेकिन रियल इमेज का फॉर्मेशन आपको अवतल दर्पण में देखने के लिए मिल जाता है। यानी कि वास्तविक जो है रियल इमेज का जो फॉर्मेशन है वो आपको अवतल दर्पण में भी देखने को लिए मिलता है। तो याद रखिएगा अवतल दर्पण में, याद नहीं है, जब फोकस पे किसी चीज को रखते हैं तो उसका कहां बनता है, प्रतिबिंब बनता है अनंत पे। तो फोकस पे रखिएगा तो अनंत पे बहुत बड़ा बनेगा ना, तो बहुत बड़ा बनता है तो कोई भी चीज वो क्या आपको दिखने लगेगा, सही दिखेगा। तो ये आपको ध्यान देना होगा, ये दीज आर द इंपॉर्टेंट प्रश्न। बहुत छोटा बनता है, सही पकड़े हैं आप, ऐसे ही पकड़िएगा तो बहुत छोटा बनता है सर। 4 नंबर प्रश्न आप देखिए कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। आभासी कहने का मतलब समझ में आया, अरे भैया दो ही तो इमेज है आपका, एक वास्तविक है और एक आभासी है। यानी कि वास्तविक कहने का मतलब रियल, रियल कहने का मतलब हो गया कि जिसे आप पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, और आभासी का मतलब है जिसे आप पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। आभासी है, काल्पनिक है, जिसे हम लोग सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, काल्पनिक है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण द्वारा बनता है, दूसरे नंबर प्रश्न में आपने देखा। तीसरा में मैंने आपको अवतल दर्पण के बारे में बताया था कि अवतल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब आपको देखने के लिए मिलता है। वास्तविक तो मिलेगा ही मिलेगा, वास्तविक इमेज का फॉर्मेशन अवतल दर्पण करता है, लेकिन साथ ही साथ अवतल दर्पण में आपका आभासी प्रतिबिंब का भी फॉर्मेशन होता है। तो ये आपको क्लियर। फिर कहता है उत्तल दर्पण में, अभी तो मैंने आपको बताया ना जस्ट पिछले वाले प्रश्न में कि इसमें आभासी प्रतिबिंब का फॉर्मेशन होता है, यानी कि इसमें आपके हर समय जो होते हैं वो वर्चुअल इमेज ही बनते हैं, किसमें, उत्तल दर्पण में। तो आज कंसेप्ट याद रख लीजिए, कंसेप्ट क्या है इसको याद रखना है। समतल दर्पण कैसा इमेज बनाता है, तो समतल दर्पण सर आभासी इमेज बनाता है। आभासी यानी कि काल्पनिक सर, काल्पनिक है। और बताइएगा अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण सर आभासी भी बनाता है और ये आपका वास्तविक भी बनाता है, यानी कि ये काल्पनिक भी बनाता है सर और वास्तविक भी इमेज का फॉर्मेशन करता है। क्लियर। केवल उत्तल दर्पण, अगर मैं उत्तल दर्पण की बात करूं तो नहीं सर, उत्तल दर्पण तो आपका आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है। क्लियर कंसेप्ट यहां पर आपको समझ में आया। हाँ, तो बात आई है कि किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी के प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो तीनों के द्वारा, समतल दर्पण में भी आभासी बनते हैं, वो अवतल में भी आभासी आपका बनता है और उत्तल में भी आभासी, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त तीनों प्रकार के दर्पण द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग आभासी प्रतिबिंब यानी कि इमेजिनरी इमेज जो भी कर सकते हैं, वर्चुअल इमेज का हम लोग फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। समझ में आ रहा होगा, जरूर समझ में आएगा। देखिए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है भैया, प्रश्नों को आप इग्नोर करने का प्रयास नहीं करेंगे। प्रश्न देखिए 5 नंबर आपका, ये भी अच्छा सा प्रश्न है कि एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है। मैं कितने दूरी तक देख सकता हूं, मेरी आंखें हैं, ये मेरी आंखें हैं, तो बतलाइए कि मैं कितना दूर देख सकता हूं, बतला सकते हैं। अरे मैं आकाश हूं, तो आकाश हो सकता है कि यहां से 2 गांव को देख सके, यानी कि यहां से 4 किलोमीटर की दूरी को देख सकते हैं। हो सकता है कि विकास का रोशनी ज्यादा तेज हो तो विकास और भी दूरी तक देख सके, यानी कि हम लोग इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि कौन कितना देख सकता है। तो एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु की गणना हम लोग नहीं कर सकते। वी डू नॉट कैलकुलेट हेल्दी आईज के लिए उसके हम लोग जो डिस्टिंक्ट विजन, जो आपका उसका विजन है उसको हम लोग नहीं कर सकते हैं कैलकुलेट। तो इसको हम लोग अनंत मान लेते हैं। क्या मानते हैं इसको, अनंत मानते हैं। तो प्रश्न है कि एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है तो अनंत होता है, कोई कहीं तक देख सकता है, ये उसके आंख के पावर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक ना। तो अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न समझ में आया। और निकट बिंदु क्या होता है, डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ विजन क्या होता है। देखिए प्रश्न यहाँ पर मैंने दिया भी है ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि हम लोग ऐसे ऐसे बहुत सारे सेट को करने वाले हैं, तभी जाकर आपको अच्छे कॉलेज लेने हैं, कम दाम में डीएलएड करना है। क्योंकि आपको पता है
जिस तरह से आपका रैंक आएगा, आपके रैंक अगर अच्छे आते हैं एग्जामिनेशन में भाई, तभी जाकर आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। सरकारी कॉलेज मिल गया ना तो दाम कम दाम में 20 से 25 हज़ार में आपका डीएलएड फाइनल। और यही अगर रैंक खराब आ गया, भगवान न करे, तो आपको प्राइवेट कॉलेज के चक्कर काटने पड़ेंगे, ज्यादा फीस आपको वहां पे देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं करना है दोस्त, आपको क्या करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, आपको अच्छे रैंक लाने हैं। और एक प्रश्न आपको पता है 3 नंबर का है, तो अभी मैं 20 प्रश्न करा रहा हूं, तो ये कितने नंबर का 60। तो आप देखिए, कैलकुलेट कीजिए कि हाँ मैं कितना कर पा रहा हूं। और ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिएगा, कहिएगा यहाँ पढ़ाया था सर ने जो आया। सामान्य दृष्टि वाले युवा के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होती है। यही नहीं, जो कंसेप्ट बतला रहा हूं सारे कंसेप्ट पे भी ध्यान दीजिएगा। तो प्रश्न है कि सामान्य दृष्टि वाले युवा के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होती है। कितनी होती है न्यूनतम? हाँ, ये क्लियर है, न्यूनतम क्लियर है। यहां से मैं यहां देख रहा हूं, मैं कितना नीचे तक देख सकता हूं, तो ये एक निर्धारित किया गया है। दूर बिंदु को निर्धारित नहीं किया गया, दूर दृष्टि को, मतलब कितना दूर तक देख सकता है, इसको निर्धारित नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर बात आ जाए निकट की, तो निकट की निर्धारित की गई है, और वो है 25 सेंटीमीटर। नॉट 2.5 सेंटीमीटर, नॉट 25 मीटर, इट्स आंसर इज 25 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन सी, देखिए ऑप्शंस गड़बड़ा सकता है, आपको 25 मीटर है, 2.5 सेंटीमीटर है, तो ऑप्शन पे आपको ध्यान देना होगा, और इसका सही जवाब हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा, आप कितनी दूरी तक देख सकते हैं, तो वो अनंत हो जाएगा। और कम से कम कितनी, सबसे कम कितनी दूरी, तो 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से नजदीक अगर कोई भी चीज, जैसे जिसपे मैं अभी लिख रहा हूं, ये इसको अगर मैं 25 सेंटीमीटर से नीचे कर लूं, तो ये हमें दिखाई देने वाली नहीं होगी, इस पे जो भी लिखा हुआ रहेगा। तो ये आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है। ये मेरी आंखें हैं, आपकी आंखें हैं, तो बताइए, प्रश्न है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब, जैसे मैं अभी अपने कैमरे को देख रहा हूं, पीछे से हमें पता नहीं चल रहा है क्या रिकॉर्ड रहा है, मैं कैसा आ रहा हूं, क्या कुछ, ये हमको पता नहीं चल रहा है, लेकिन इतना पता है हाँ मैं रिकॉर्ड हो रहा हूं, और मैं कैमरे पे अच्छे से फोकस कर रहा हूं, ताक रहा हूं, देख रहा हूं। ताकना मतलब देखना होता है। तो ये आपको बतलाना है कि किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है नेत्र के किस भाग पर बनता है। बिल्कुल सही, नेत्र के किस भाग पर बनता है? रेटिना पर। रेटिना, जिसे आप हिंदी में दृष्टि पटल के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, आपके ऑप्शन भी हो जाएंगे, रेटिना आपका सही जवाब होगा, रेटिना या दृष्टि पटल। क्लियर? फिर अगला प्रश्न देखिए, 8 नंबर क्या कहता है, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं। प्रश्न दिख रहा है सभी को? प्रश्न है, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं। ऑप्शंस है परजीवी, मृतजीवी, स्वपोषी, परपोषी। तो आपने पढ़ा होगा पौधों में न्यूट्रिशन के बारे में। तो पौधों में अगर जब हम लोग न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो वो क्या होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक आपके होते हैं स्वपोषी और एक होते हैं परपोषी, यानी ऑटोट्रोप्स, और एक क्या होते हैं आपको बतलाना है, आप बतलाइए। मैंने तो बतला दिया ना, एक होते हैं स्वपोषी और एक होते हैं परपोषी, यानी कि एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। स्वपोषी कहने का मतलब ऑटोट्रोप्स और हेट्रोट्रोप्स। तो ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं? ऑटोट्रोप्स जो होते हैं खुद से, जैसे पेड़ पौधे हो गए, तो अपना भोजन खुद से तैयार करते हैं, वो अपना पोषण खुद से, अपना की जो उनकी जो डिमांड रहती है, जरूरतें रहती है, वो अपनी जरूरतों को खुद पूरा करते हैं। जैसे हमारे माता पिता कहते हैं ना, अपनी जरूरतों को स्वयं पूरा करो। फिर भी हम लोग तो डिपेंड हैं, किस पे डिपेंड है? नेचर, बहुत सारी चीजों पे हम लोग डिपेंड हैं। हम लोग का भोजन जो होगा, जैसे पेड़ पौधे क्या करते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं करते हैं। किसकी सहायता से बनाते हैं ये भी आपको पता है, ऑक्सीजन, जल, ये सब आपको पता रहना चाहिए। ये बेसिक सा पॉइंट है, बेसिक पॉइंट नहीं पता रहेगा तो कैसे होगा। अच्छे कॉलेजेस तो आपको लेने हैं। तो वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वो मृतजीवी कहलाते हैं, और वो हेट्रोट्रोप्स में आते हैं, जिसे मृतजीवी को आप अंग्रेजी में क्या कहते हो। आप देखिए, ऑटोट्रोप्स होते हैं उसको अलग बांट दिया गया, एक हो गया, और हेट्रोट्रोप्स को बांटा गया, उसमें आपका होलोजोइक हो गया, आपके मृतजीवी हो गए, परपोषी, बहुत सारे हो गए। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। परजीवी हो गए, जैसे जिराफ उराफ के बारे में क्लासिफाइड किया गया। तो जो आपने प्रीवियस क्लासेस में क्लास 10th में 9th में पढ़ा, उसको एक बार रिवाइज कीजिए, आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा हमारा। अब प्रश्न कहता है भैया, यही प्रश्न अभी मैं अब डिस्कस कर रहा था, क्या पता कैसे प्रश्न यही आ जाता है, जो डिस्कस करो ना वही प्रश्न दे देता है। प्रश्न यही है
कि स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, स्वपोषी यानी ऑटोट्रोप्स वाले जो पौधे होते हैं, ऑटोट्रोप जो न्यूट्रिशन लेते हैं, जो खुद अपना भोजन स्वयं से तैयार करते हैं, उनके लिए क्या क्या आवश्यक है ये आपको बतलाना है। तो क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, H2O, CO2, तो इनमें से सभी। तो बतलाइएगा क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, H2O, CO2 या इनमें से सभी। तो बच्चे कह रहे हैं इनमें से सभी सर, ठीक है, इनमें से सभी आपके सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, तो इनमें से सभी आपके सही जवाब हो जाएंगे। क्लियर, समझ में आ रही है सभी को? एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आपके जितने भी ज़्यादा मित्र जुड़ेंगे हमें भी अच्छा लगेगा और अच्छे नंबर भी आप लोग के आए। और हर एक जो भी आपका मैथमेटिक्स का भी मैं ला दूंगा वीडियोस, और मैं लाइव क्लासेस कराने का भी अब मैं प्रयास करूंगा ताकि आप लोग खूब उसमें अभ्यास कर सके, जितना प्रैक्टिस हो सके कर सके। बस बच्चों को आप लोग जोड़िए। 10 नंबर प्रश्न आपका है कि वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है, CO2 का कितना प्रतिशत है, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत है। ऑप्शन तो है डराने वाला, लेकिन डरना नहीं है। ऑप्शंस को देखकर आप डरिए नहीं, ऑप्शंस का सामना कीजिए। जैसे ऑप्शंस आपका है 0.3%, 0.03%, 0.003% और 0.21%। तो क्या हो जाएगा सही जवाब? बच्चे लगा रहे हैं ऑप्शन बी। हाँ भैया, ऑप्शन भी सही है, 0.03%। कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है पूरे वायुमंडल में यानी अपने इन्वायरमेंट में, वातावरण में कितनी है, तो 0.03%। और आपको ये चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में लिखना होगा, बतलाना होगा कि सबसे ज्यादा मात्रा किस गैस की है। मैं नहीं बतलाऊंगा, आपको बतलाना है। बतलाइए। अगला देखिए 11 नंबर, इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का ग्रहण करता है। हाँ, यहाँ पर ग्रहण नहीं हो जाएगा। इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का ग्रहण करता है, भोजन का अंग्रहण करता है। बताइए, जो भोजन का, अमीबा का जो भोजन ग्रहण करने का क्या होता है। सीडोपोडिया का नाम आपने सुना होगा, हम लोग उसे बचपन में पढ़ते थे, पिसोडोपोडिया। तो सीडोपोडिया कहा जाता है कुटपाद। तो कुटपाद आपका सही जवाब। अमीबा के बारे में आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी पढ़ी होगी कि अमीबा को जब भूख लगता है या जब एक्सक्रेशन करना होता है, मल मूत्र का त्याग करना होता है, तो अपने शरीर को क्या करता है, खोलता है। उसका शरीर हम लोग के जैसा थोड़ी होता है। अमीबा को तो आपने ऐसे 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 बनाया ही होगा, याद नहीं है, बेबी अमीबा, एंट अमीबा, तो ये सारे टर्म्स ही याद रखने होंगे आपको। अगला देखेंगे 12 नंबर। 12 नंबर, कंसेप्ट ज़्यादा नहीं, बस प्रश्नों का जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 12 नंबर क्या प्रश्न करता है, 12 नंबर, इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। ऊर्जा उत्पादन यानी एनर्जी के लिए। तो ग्लूकोज, ग्लूकोज आंसर देखते हैं, आपने लगा दिया ग्लूकोज। हाँ, ग्लूकोज सही है। ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखिए, क्या होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला, पूछ सकता है। ग्लूकोज का रासायनिक फॉर्मूला क्या है, तो बतलाना होगा। 13 नंबर प्रश्न को देखिए, पौधों में किस प्रकार, किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचाता है। तो ये आपका क्या होता है, आपने पढ़ा होगा डिफ्यूजन के बारे में, विसरण के बारे में, क्लास 10th में आपने पढ़ा है। क्लास 10th में शायद हमें लगता है कि आपने चैप्टर 3 में पढ़ा होगा, पौधों का पोषण या आई थिंक पौधों का एक्सक्रेशन, ये इसी में आपने पढ़ा है, चैप्टर 3 या चैप्टर 2 में आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी के बुक में। तो पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचाता है। तो ये जो होता है विसरण होता है, यानी डिफ्यूजन के द्वारा होता है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आप अपने यहाँ नहीं देखते हैं, मान लीजिए किसी का ईंट का दीवार है, तो हम लोग एक गिलास पानी को अगर उसके सबसे ऊपरी सिरे पे डालते हैं, धीरे धीरे देखते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं पसीज के, नहीं कहते हैं पसीजना, यानी कि उसको क्या कहते हैं हम लोग, पसीजना, या धीरे धीरे उसको कहते हैं विसरना, विसरना, विसर रहा है, फैल रहा है। तो विसरण होता है, उसमें क्या होता है, विसरण होता है। ड्यू टू डिफ्यूजन, ड्यू टू विसरण, वो क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह आता है। तो वही हो गया कि पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचता है, तो विसरण के द्वारा। ठीक है, क्लियर। अगले प्रश्न की ओर हम लोग फिर से ध्यान देंगे, केंद्रित करेंगे। चल 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 बंधु, फटाफट से आंसर को करते चलना है और सारे प्रश्नों को ध्यान पूर्वक करना है। प्रश्न आपके समक्ष आ गया 14 नंबर, रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है। खून, भैया खून लाल है, तो लाल खून क्यों होता है, केवल यही जानोगे कि खून लाल है, और ये नहीं जानेंगे आपके आखिरकार ये जो हमारी खून है वो लाल क्यों है, ये भी तो जानना जरूरी है। तो खून लाल किसके कारण होती है, हेमोग्लोबिन के कारण। तो याद रखिएगा, हेमोग्लोबिन की कमी, कभी कभी आप लोगों ने पढ़ने के लिए भी मिल जाता है जी कि हेमोग्लोबिन की कमी हो गई है, यानी कि खून की कमी होती है। याद रखिएगा, हेमोग्लोबिन के कारण खून जो होता है वो आपका क्या होता है, तो लाल होता है। क्लियर।
अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। फिर अगला हमारा प्रश्न है 15 नंबर, क्या कहता है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन है अवकरण, उदासीनीकरण या संयोजन या ऑक्सीकरण, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। क्लास याद करो क्लास 10 की वो बातें, जब चैप्टर 1 केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया में आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चैप्टर पढ़ा था। जब ऑक्सीजन का मिलना होता है, हाइड्रोजन का हटना होता है तो ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण के कारण ही क्या होता है, भोजन हमारे अंदर पचता है, हमारे शरीर में पचता है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो शरीर में भोजन का पचना आपका ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। तो कितना अच्छा प्रश्न है ना। तो ऐसे ऐसे प्रश्नों को कीजिए, बड़ा मजा आएगा आपको। प्रश्न ऐसे कीजिए, बहुत मजा आएगा। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो शरीर में भोजन का पचना सर ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण का मतलब होता है सर ऑक्सीजन का जुटना और हाइड्रोजन का हटना। और भी कुछ होता है, बहुत चीज होता है, ध्यान देंगे कितना चीज डिस्कस किया जाए, ध्यान अपने से भी तो पढ़ना है ना। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो कि बिना ज्वाला के जलता है। ऑप्शंस आपके समक्ष है मोमबत्ती, किरोसिन, कोयला और मीथेन गैस। बतलाइएगा निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है वो बिना ज्वाला के जलता है। मोमबत्ती, किरोसिन, कोयला, मीथेन गैस। क्या हो जाएगा सही जवाब, कोयला। कोयला बिना ज्वाला के जलता है। कौन सा पदार्थ जिसमें ज्वाला, मोमबत्ती जलाइएगा ज्वाला उत्पन्न, किरोसिन जलाइएगा किरोसिन तेल ज्वाला उत्पन्न, मीथेन गैस ज्वाला उत्पन्न। तो क्या हो जाएगा, कोयला इज द राइट आंसर। कोयला से केवल हीट निकलता है जिसपे आप रोटियां सेक सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न, बहुत सारे काम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 17 नंबर। एक विलियन, बहुत इंटरेस्टिंग सा प्रश्न है, मजा आ गया देखकर। एक विलियन नीले लिटमस को लाल करता है। लाल का मतलब खतरा, लाल का मतलब खतरा, खतरा मतलब एसिड, समझ गए। एक विलियन नीले लिटमस को लाल करता है। लाल का मतलब खतरा, खतरा मतलब एसिड, समझिए एसिड ना। तो विलियन का पीएच निम्नांकित में क्या होगा। तो आपने पढ़ा होगा भाई, आपने पढ़ा होगा जितना पीएच कम उतना वो बड़ियार। अरे क्लास में रोल नंबर जिसका 1-2 रहेगा वही ना पढ़ने में तेज है भैया। तो वही जिसका पीएच कम, जिसका पीएच वैल्यू कम, वो उतना ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग, यानी कि वो है एसिड। तो बात करिए नीले लिटमस को लाल, तो नीला लिटमस को लाल कौन करेगा, एसिड। यानी कि सबसे पीएच मान कम वाला ऑप्शन को लगा दो टिक। तो सबसे कम 8, 10, 12 और 6 कौन लंबा है, कौन सबसे छोटा है इसमें, 8, 10, 12, 6 में सबसे छोटा कौन है, 6। तो आंख मूंद के इसको 6 कीजिए। देखिए समझ लीजिए कंसेप्ट को। नीले लिटमस को लाल करता है, लाल आपका एसिड हो गया। फिर आपको बात आई एसिड, तो सबसे ज्यादा सबसे कम पीएच जिसका रहेगा वही ना एसिड रहेगा। 7 से नीचे वाले जो होते हैं वो एसिड होते हैं। 7 से नीचे वाले बेसिकली जो नेचर होता है पीएच मान वो एसिड होते हैं, और 7 जो होता है आपका शुद्ध जल होता है। और 7 के ऊपर जैसे जैसे बढ़ेगा उसकी नेचर में क्या होती है, वो बेस नेचर का होता है। ठीक है, तो बेस नेचर का होता है, ये टर्म्स आप याद रखोगे। अगला प्रश्न देखेंगे, नींबू खट्टा किस कारण होता है। कहने का मतलब कि नींबू में कौन सा अम्ल होता है, जो भी चीज खट्टा, स्वाद में खट्टा, वो हो गया अम्ल। तो प्रश्न है कि नींबू खट्टा किस कारण से होता है, यानी कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक कहाँ गया, टार्ट्रिक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं भैया, एसिटिक अम्ल नहीं भैया, टार्ट्रिक अम्ल इमली में, सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो साइट्रिक अम्ल आपका सही हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन डी। साथ साथ इसका फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा तथा इसका नाम भी याद रखिएगा, आयुपीएसी नेम, आयोपैक नेम पढ़ाऊंगा। आयोपैक नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है तो मैं पढ़ाऊंगा, उसको भी आपको बतलाऊंगा एक आध वीडियो में। 19 नंबर है, वायु एक क्या है, ईयर। ईयर क्या है, मिक्सर है, कंपाउंड है, क्या है, या एलिमेंट है, तत्व है, या विद्युत अपघट्य है, क्या है जी, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या है। तो वायु क्या है, तो एक मिश्रण है। एयर इज अ मिक्सचर, एयर क्या है तो मिक्सचर है। हवा क्या है तो मिक्सचर है, वो खाने वाला मिक्सचर नहीं, मिश्रण है, यानी कि अनेक इसमें विभिन्न प्रकार के गैस का मिश्रण है, मिश्रण है, मिश्रण है। क्लियर। और लगता है मैं लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैंने 20 ही बताया था, 20 ही कराऊंगा। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है, तो ये आपका असत्य इसमें हो जाता है। देखिए विरंजक चूर्ण तो हल्के पीले रंग का होता ही है, कंफ्यूज हो गया। तो हल्के पीले रंग का विरंजक चूर्ण होता ही है, ऑक्सीकारक भी है, और तनु अम्ल की प्रक्रिया से ये क्लोरीन को निष्कासित भी करता है। तो ऐसे ना घबराइए, प्रश्नों को देखिए। आपको लगा होगा कि मैंने बोल दिया कि जल में अधिक विलय होता है, तो हाँ सर, अरे विरंजक चूर्ण जल्दी विलय होता है नहीं। तो कौन सा असत्य है, तो ये आपका ऑप्शन ही असत्य है, जल में अधिक विलय होता है, बल्कि ऐसा नहीं है, जल में अधिक विलय नहीं होता है। तो प्रश्नों को समझकर आप कीजिएगा। हो सकता है मैं आपको कंफ्यूज करने का प्रयास करूं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो प्रश्न आपको पढ़ा दिए गए हैं
है उसका टेस्ट लगाते रहना है, वीडियो को एक आध दो बार देखते रहना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है तथा बतलाना भी है कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है, ताकि मैं उसकी तैयारी आपको अच्छे से करा सकूं। क्लियर? तो अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ अपने इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। जरूर से जरूर शेयर कीजिए ताकि और भी आपके मित्र पढ़ें और मैं इसी तरह से आपकी तैयारी कराऊं ताकि आपको अच्छे कॉलेज मिले, एक मेरा भी नाम हो, हाँ पढ़े थे तो कॉलेज मिला। अच्छा ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।